नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्लोक शिक्षालय में, जिसका एक ही उद्देश्य है, शिक्षा है अमूल्य। आप सभी के पेपर के जो परीक्षाओं की जो तिथियां हैं वो सभी आ चुकी हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परीक्षा के जो प्रयास हैं वो पूरी तरीके से कर रहे होंगे। उसी प्रयासों को और बेहतर बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, लेखपाल, यूपी टेट, सुपर टेट, इन सभी के लिए बेहतरीन बहुविकल्पी प्रश्न जो कि स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और आपके संपूर्ण जीए से लेकर के प्रश्न होंगे, जहाँ पर आप लगभग 100 से लेकर 150 अपने तथ्यों को समेट पाएंगे और अपने आप को ये पूरी वीडियो देखने के बाद एक बेहतर महसूस कर पाएंगे। हम सभी लोग कुछ अच्छे शब्दों के साथ में अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे कि काम करो और संघर्ष करो, परंतु कभी किसी ऐसी बुरे को पसंद मत करो जिसे तुम बदल नहीं सकते। अपने कर्म और संघर्ष सभी को जारी रखो, लेकिन कभी अपने ऐसे लक्ष्यों को मत चुनो जिनको तुम अपने द्वारा बदल नहीं सकते हो। आप अपने लक्ष्य को अपने मन मुताबिक तय करिए और उनको पूरा करने के लिए अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर दीजिए। और क्योंकि ये आपके लक्ष्य आप तक ही सीमित नहीं हैं, आपके माता पिता, आपसे जुड़े हुए आपके दोस्त, आपके सहपाठीगण, सभी लोग आपकी सफलता उनकी सफलता में परिवर्तित होती है और आगे चल कर के आपके लिए वो बहुत ही बेहतरीन साबित होती है। इन्हीं शब्दों के साथ में हम सभी लोग अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भरहुत स्तूप का संबंध निम्न में से किस शासक से है? आपके ऑप्शंस हैं कुमारगुप्त, रुद्रदामन, पुष्यमित्र शुंग या खारवेल। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो भरहुत स्तूप है इसका जो संबंध है ये आपका पुष्यमित्र शुंग से है। किससे है? पुष्यमित्र शुंग से है। तो हम अगर बात करें तो जो पुष्यमित्र शुंग थे ये मगध पर इन्होंने जो है शुंग वंश की नींव रखी थी और ये ब्राह्मण जाति के थे और इन्होंने जो अपनी राजधानी थी वो विदिशा को बनाया था। और अगर हम बात करें पुष्यमित्र शुंग के बारे में तो इंडो यूनानी शासक थे मिनांडर, इनको भी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा पराजित किया गया था। और पुष्यमित्र शुंग ने जो है लगभग 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे जो कि पतंजलि द्वारा करवाए गए थे। और जो ये भरहुत स्तूप है इसका निर्माण जो है किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। और अगर हम बात करें कि जो पुष्यमित्र शुंग मतलब कि जो शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो पुष्यमित्र शुंग थे और जो अंतिम राजा थे वो कौन थे? देवभूति थे। अगर हम बात करें इसमें से तो कुमारगुप्त, इन्होंने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय, आप सभी लोग परिचित होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किसने की थी? कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। और अगर हम बात करें रुद्रदामन की तो रुद्रदामन जो है शकों का बहुत ही प्रतापी राजा हुए, गुजरात के शासनकर्ता थे। और ये जो आपकी अर्धशुष्क जो सुदर्शन झील, काफ़ी ज़्यादा चर्चित झील है जिसका निर्माण मौर्यों के द्वारा किया गया था, इसका जीर्णोद्धार कराने का भी जो कार्य रुद्रदामन के द्वारा किया गया था। और ऐसा माना जाता है कि जो रुद्रदामन था ये बहुत ही ज़्यादा जो है संस्कृत प्रेमी था। तो जो संस्कृत में सबसे जो लंबा लिखित जो आपका अभिलेख हुआ गिरनार अभिलेख, गिरनार अभिलेख का भी जो संबंध माना जाता है वो किससे माना जाता है? रुद्रदामन से माना जाता है। तो हम अगर अपने प्रश्न का उत्तर देखें तो जो भरहुत स्तूप का संबंध अगर हम देखें तो इसका निर्माण किसने कराया था? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कराया गया था। आगे कुछ हम शुंग वंश से संबंधित अभी जो मैंने आपको जानकारी दी उसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि जो पुष्यमित्र शुंग था उसकी अगर हम बात करें तो थोड़ी सी जानकारी प्राप्त होती है कि पुष्यमित्र शुंग था। इससे संस्थापक जो शुंग वंश के थे वो कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। राजधानी कहाँ बनाई? विदिशा बनाई। और अंतिम शासक कौन हुए? देवभूति हुए। अगर हम बात करें तो पुष्यमित्र शुंग ने इंडो यूनानी शासक जो थे मिनांडर, इनको क्या किया था? इनको पराजित किया था, इनको पराजित करने का कार्य किया था। और अगर हम बात करें तो पुष्यमित्र सिंह ने जो है भरहुत स्तूप का निर्माण कराया था। और जो सांची के स्तूप हैं, सांची के स्तूप के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो सांची के स्तूप की जो रेलिंग है मतलब कि जिसको चार दीवारी कहते हैं, जिसको बाउंड्री वॉल कहते हैं, उसका भी जो निर्माण कराने का काम कराया था वो किसने कराया था? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कराया गया था। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न हमारा बन जाता है कि ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान देने का जो श्रेय है वो किस वंश को जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 शुंग वंश, ऑप्शन नंबर 2 सातवाहन वंश, ऑप्शन नंबर 3 शक या ऑप्शन नंबर 4 गुप्त।
तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है, गुप्त। तो ब्राह्मणों को सबसे अधिक जो ग्राम अनुदान देने का जो श्रेय है वो किसे जाता है, गुप्तों को जाता है। अगर इसमें सबसे पहले अगर हम बात कर लें सातवाहन की, ऑप्शन आपका गुप्त सही हो जाएगा। सातवाहन वंश की अगर हम बात कर लें तो इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, शिमुक थे। शिमुक ने जो है इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और ये जो सातवाहन वंश था वो कहाँ का था, आंध्र प्रदेश का था, आंध्र प्रदेश का था। और राजधानी अगर हम बात करें तो राजधानी इसकी क्या थी, प्रतिष्ठान थी। क्या थी, प्रतिष्ठान इसकी राजधानी हुई। और अगर हम बात करें जो शीशे के सर्वाधिक सिक्के, पूछा जाता है कि शीशे के सर्वाधिक सिक्के किसने चलाए, तो जो शीशे के सर्वाधिक सिक्के थे वो सातवाहन वंश के द्वारा ही चलाए गए थे। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर और दक्षिण, मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने का कार्य, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में सेतु का कार्य किस वंश के द्वारा किया गया था, तो वो सातवाहन वंश था कि जो जिसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य जो सेतु का कार्य किया था। अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी गुप्त वंश के बारे में, तो गुप्त वंश के संस्थापक हुए श्रीगुप्त हुए। वास्तविक संस्थापक अगर माने जाते हैं तो चंद्रगुप्त प्रथम माने जाते हैं। भारत का नेपोलियन कहा गया समुद्रगुप्त को कहा गया। और विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय हुए। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो कुमारगुप्त ने की थी। और कुमारगुप्त किसके उत्तराधिकारी बने थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के बने थे। अगर हम बात करें तो हुड़ों का आक्रमण किसके समय हुआ था, जो स्कंदगुप्त के समय ही जो है हुड़ों को आक्रमण माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न आपका बन जाता है, ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था। आपके ऑप्शंस हैं गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या बल्लाल सेन। तो आपका अगर सही आंसर देंगे तो ऑप्शन आपका बन जाता है देवपाल। देवपाल के द्वारा जो है ओदनपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण करवाया गया था। तो आपका सही ऑप्शन बन जाता है देवपाल। अगर हम बात करते हैं पाल वंश के बारे में तो इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, गोपाल थे। और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का जो निर्माण कराया गया था वो किसके द्वारा कराया गया था, गोपाल के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था, गोपाल के द्वारा ही जो है आपका ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। अभी हाल ही में प्रश्न पूछा गया था कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है जो है, तो ये जो वर्तमान का बिहार है यहाँ पर जो है ये स्थापित था ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। अगर हम बात करें धर्मशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था, तो धर्मपाल ने धर्मशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। और सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था, तो ये भी धर्मपाल के द्वारा ही करवाया गया था। ओदंतपुरी का बौद्ध मठ किसके द्वारा बनवाया गया था, वो देवपाल के द्वारा बनवाया गया था। और एक होती है गौड़ी रीति, जो गौड़ी रीति है इसमें गौड़ी रीति लिखा हुआ है, उसका पूरा लिखा जाता है गौड़ी रीति। क्या लिखा जाता है, गौड़ी रीति। मैं एक बार फिर से आपको लिख करके दिखा देता हूँ क्या लिखा जाता है। अगर हम बात करें, एक सेकेंड, गौड़ी रीति क्या लिखा जाता है, गौड़ी रीति। गौड़ी रीति जो है आपकी, इसका अगर हम बात करें इसकी जो साहित्यिक विधा है इसका विकास कब हुआ था, तो इसका विकास भी पाल वंश से माना जाता है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि गौड़ी रीति का जो एक साहित्यिक विधा है इसका विकास किस वंश में माना जाता है, तो पाल वंश में जो है इसका जो है विकास हुआ था। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के समय में भी, क्योंकि इसका संबंध इस समय वर्तमान में रहा है। क्योंकि कर्नाटक का जो विजयनगर जिला है उसको अभी वर्तमान में 36वें जिले के रूप में निर्माण किया गया है। तो प्रश्न उठाया गया है यहाँ से कि तालीकोटा का युद्ध का नेतृत्व विजयनगर साम्राज्य की ओर से किसने किया था। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर 1 हरिहर एवं बुक्का, ऑप्शन नंबर 2 है आपका कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर 3 है आपका देवराय प्रथम, या ऑप्शन नंबर 4 है आपका राम राय। तो आपका जो सही आंसर हो जाता है ये हो जाता है आपका राम राय। राम राय के द्वारा ही जो है आपका जो तालीकोटा का युद्ध है इसका जो है विजयनगर साम्राज्य की ओर से नेतृत्व किया गया था। अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी विजयनगर साम्राज्य के बारे में, तो विजयनगर साम्राज्य की अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में हुई थी। 1336 ईस्वी में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। हरिहर और बुक्का के द्वारा, दो भाई होते हैं, इनके द्वारा की जाती है। और इनके जो वंश का नाम पड़ा संगम वंश पड़ा, क्योंकि इनका पिता का नाम क्या था, संगम था। तो इन्होंने अपने पिता के ही नाम पर अपने वंश की जो है स्थापना की थी। पूछा जाता है कि संगम वंश नाम किसके नाम पर पड़ा, तो उनके पिता के नाम पर जो संगम वंश का नाम पड़ता है। अगर हम बात करें तो इसमें जो आपके विजयनगर साम्राज्य इसमें 4 वंशों ने
लगातार शासन किया। किसने किसने किया है? संगम ने किया है, और सुलु वंश, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश ने किया है। किसने किया है? संगम, सुलु और आपका तुलु वंश और अराविडु वंश। SSTA ऐसे करके आप याद कर सकते हैं कि 4 वंश संगम, सुलु, तुलु और अराविडु वंश के द्वारा इस पर शासन किया गया है। अगर पूछा जाए कि सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण राजा का नाम आता है, कृष्णदेव राय का संबंध किससे है, तो कृष्णदेव राय का संबंध तुलु वंश से माना जाता है। कृष्णदेव राय ने एक जो है बहुत ही बढ़िया रचना की थी, तेलुगु भाषा में की थी, अमुक्तमाल्यादा। किसका नाम क्या है? अमुक्तमाल्यादा की रचना किसमें की? तेलुगु में की गई है। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि अमुक्तमाल्यादा किस की रचना है या किस भाषा की है, तो अमुक्तमाल्यादा की कृष्णदेव राय की रचना है और तेलुगु भाषा में लिखी गई है। अगर हम बात करते हैं तालीकोटा युद्ध के बारे में, तो तालीकोटा का युद्ध, जो इसका एक नाम और है जो राक्षस तांगड़ी का भी युद्ध माना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है, यह 23 जनवरी 1565 में हुआ था। तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी का युद्ध है तो एक ही बात है, और ये कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 में हुआ था। अगर हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो अगला प्रश्न आपका मुगल कालीन अर्थव्यवस्था से संबंधित है। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार निम्न में से क्या था? तो बताना है आपको। तो आपके ऑप्शंस हैं आना सिक्का, या चांदी का रुपया, या तांबे का दाम, या सोने का सिक्का। तो आपका सही ऑप्शन हो जाता है चांदी का रुपया। चांदी का रुपया जो है आपका मुगल कालीन अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही बेस के रूप में वर्क किया इसने। अगर हम बात कर लेते हैं कुछ भारतीय मुद्रा व्यवस्थाओं के बारे में, तो भारतीय मुद्रा व्यवस्थाओं की एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ें यहाँ पर मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ। मैं आप इसको जो है अपने पास नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक ये रहता है। तो अगर आप हम जल्दी जल्दी से इसको देख लेते हैं कि जो वैदिक काल में मुद्रा की इकाइयाँ कौन कौन सी थीं, तो कौन सी थी? निष्क और शतमान। निष्क और शतमान आपकी वैदिक काल में जो है मुद्रा की इकाइयाँ हुई थीं। अगर हम बात करें आपकी, तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के का प्रचलन किसने किया था? तो इंडो यूनानियों ने करवाया था। किसने करवाया था? इंडो यूनानियों के द्वारा सबसे पहले सोने के सिक्कों का प्रचलन करवाया गया था। फिर अगर हम बात करें कि सबसे अधिक सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए, तो ये सबसे ज़्यादा चलवाए गए गुप्त शासकों के द्वारा। किसके द्वारा? गुप्त शासकों के द्वारा चलवाए गए। फिर पूछा जाता है कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए, तो वो कुषाण शासकों के द्वारा सर्वाधिक जो है शुद्ध सिक्कों का जो है प्रचलन करवाया गया। अगर हम बात करें जो गुप्त वंश था, गुप्त वंश में जो स्वर्ण मुद्रा हुई वो किस नाम से प्रसिद्ध थी? वो दिनार के नाम से प्रसिद्ध थी। फिर अगर अगले पॉइंट में हम बात करें, तो प्राचीन सिक्कों को जो है क्या कहा जाता था? आहत सिक्के कहा जाता था। इन्हें प्राचीन साहित्य में जो है कासार्षण भी कहा गया है। क्या कहा गया? कासार्षण भी कहा गया। तो कासार्षण कहा जाए, आहत सिक्के कहा जाए, तो इनका संबंध जो है प्राचीन सिक्कों से ही माना जाता है। अगर हम बात करें तो सभी, मैंने आपको पहले भी प्रश्न में बताया था कि सातवाहन सिक्कों में जो शीशे के सिक्के थे, जो शीशे जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, उस शीशे से जो पूछा जाता है कि सर्वाधिक शीशे के सिक्के कहाँ चलवाए गए, तो वो सातवाहन वंश के द्वारा ही चलवाए गए। एक और बात यहाँ पर पूछी जाती है, कहाँ प्रश्न पूछा जाता है मुगल कालीन अर्थ लगान व्यवस्था से, वो लगान व्यवस्था की बात है कि थोड़ा सा 3 बात यहाँ वहाँ पर ध्यान रखेंगे कि 3 प्रकार की जो है लगान व्यवस्था चालू की कराई गई थी। एक था आपका गल्ला बख्शी। क्या था? एक बार हम नोट कर देते हैं, गल्ला बख्शी। एक था आपका गल्ला बख्शी करके, एक गल्ला बख्शी, दूसरा था नसक, और तीसरा था जब्ती। तो 3 प्रकार से क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जो है लगान पद्धति थी, तो गल्ला बख्शी, नसक और जब्ती, ये 3 प्रकार की लगान व्यवस्था थी। और कितने प्रकार की थी? तो 3 प्रकार की जो है लगान व्यवस्थाएं मुगल कालीन अर्थव्यवस्था में लागू की गई थी। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कहाँ किया गया था? आपके ऑप्शन है कानपुर, लाहौर, दिल्ली या अमृतसर। कहाँ किया गया था? तो अगर हम बात करें तो आपका सही आंसर हो जाता है दिल्ली। जो आपका HSRA था, मतलब कि जो आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो कहाँ की गई थी? दिल्ली में की गई थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी 1928 में
भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? भगत सिंह के द्वारा की गई थी। यहीं पर मैं आपको एक और आपका जो है कन्फ्यूजन दूर करूंगा कि इसी से रिलेटेड एक और है जिसका नाम है HRA। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में जो आपका क्वेश्चन है इसको लिख सकते हैं HSRA। HSRA कहा जाता है इसको, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1928 में होती है। कहाँ पर होती है? दिल्ली में होती है और भगत सिंह के द्वारा की जाती है। अगर हम वहीं पर बात करें HRA की, किसकी बात करें? HRA की बात करें तो HRA की स्थापना 1924 में की जाती है और किसके द्वारा की जाती है? सचिन सान्याल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? सचिंद्र सान्याल के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर आप कन्फ्यूजन आप दूर कर लें, क्योंकि HSRA और HRA दोनों पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो HSRA की स्थापना कब हुई थी? 1920 है, तो 1928 में। कहाँ होती है? दिल्ली में होती है। किसके द्वारा की जाती है? भगत सिंह के द्वारा की जाती है। वहीं पर HRA की बात करें तो HRA की स्थापना आपकी 1924 में की जाती है और किसके द्वारा की जाती है? सचिंद्र सान्याल के द्वारा की जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को बताना ना भूलें, जिससे उनकी भी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से बूस्ट होती रहे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो कुछ प्रमुख संगठन और उनके संस्थापक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आपका जो युवा बंगाल आंदोलन हुआ, ये कब हुआ? अगर हम बात करें तो युवा बंगाल आंदोलन जो हुआ आपका, यह होता है आपका 1826 में। युवा बंगाल आंदोलन आपका होता है 1826 में। किसकी अध्यक्षता में होता है? सॉरी, इसके संस्थापक कौन होते हैं? हेनरी विवियन डेरोजी होते हैं। और कब होती है इसकी स्थापना? 1826 में होती है। सत्यशोधक समाज की स्थापना अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की जाती है और कब की जाती है? 1873 में की जाती है। फिर अगर हम बात करें खुदाई खिदमतगीर की बात करें तो इसके संस्थापक अब्दुल गफ्फार खान होते हैं और इसकी स्थापना कब की जाती है? 1930 में की जाती है। तो हम पहले अगर 3 की बात करें तो युवा बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजी द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। कब की जाती है? 1826 में की जाती है। सत्यशोधक समाज की स्थापना आपकी ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में की जाती है। खुदाई खिदमतगीर की अगर बात करें तो इसके संस्थापक हुए अब्दुल गफ्फार खान और इसकी स्थापना 1930 में की जाती है। अगर हम अगले बात करें तो शारदा सदन की बात करें अगर, तो इसके संस्थापक थी पंडिता रमाबाई थी और इसकी स्थापना 1889 में हुई। कब हुई? 1889 में हुई। मोहम्मद एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की अगर बात करें तो अब्दुल लतीफ़ के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है और 1863 में इसकी स्थापना की जाती है। फिर वहीं पर अगर हम बात करें सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की जाती है। कब की जाती है? 1905 में। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की जाती है। अगर वहीं पर सेकेंड लास्ट की बात करें तो वेद समाज की स्थापना, तो वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन जी के द्वारा की जाती है और कब की जाती है? 1867 में की जाती है। कब की जाती है? 1867 में। और वहीं पर अगर हम बात करें तो देव समाज की स्थापना कब की जाती है? देव समाज की स्थापना 1887 में की जाती है और पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री जी इसके संस्थापक होते हैं। एक बार हम फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो इसके रिवीजन के बारे में तो देखते हैं अगले जो है कि युवा जो आपका बंगाल आंदोलन रहा, ये है हेनरी विवियन डेरोजी के द्वारा संस्थापक थे इनके, और इसकी स्थापना कब हुई? 1826 में इसकी जो है स्थापना की गई। सत्यशोधक समाज की बात करें तो ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई। कब की गई? 1873 में की जाती है। अगर खुदाई खिदमतगार की अगर हम बात करें तो अब्दुल गफ्फार खान जी के द्वारा की जाती है। 1930 में जो है इसकी स्थापना होती है। शारदा सदन की अगर हम बात करें तो पंडिता रमाबाई इसकी संस्थापक होती हैं और इसकी स्थापना कब की जाती है? इसकी स्थापना की जाती है आपकी 1889 में। कब की जाती है? 1889 में की जाती है। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की बात करें तो अब्दुल लतीफ़ जी के द्वारा की जाती है इसकी स्थापना, और कब की जाती है? 1863 में इसकी स्थापना की जाती है। फिर बात करें सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की जाती है और इसकी स्थापना कब की जाती है? 1905 में इसकी स्थापना होती है। और अगर बात करें वेद समाज के बारे में तो केशव चंद्र सेन इसकी स्थापना करते हैं और कब करते हैं? 1867 में इसकी स्थापना की जाती है। और देव समाज की स्थापना पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री जी के द्वारा की जाती है और कब इसकी स्थापना की जाती है?
1987 में की जाती है। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जो कि नासिक में 1950 में आयोजित हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आज़ाद, जेबी कृपलानी या पुरुषोत्तम दास टंडन। तो आपका सही आंसर हो जाता है पुरुषोत्तम दास टंडन। तो जो आपके जो 1950 में नासिक में आपका अधिवेशन होता है, अंतिम अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? पुरुषोत्तम दास टंडन जी करते हैं। क्षमा चाहेंगे। अगर हम आगे कुछ कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन और उनके अध्यक्ष की बात करें तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर हम बात करें तो 28 दिसंबर और 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में एयू ह्यूम की जो है अध्यक्षता, एयू ह्यूम जो थे उसके सचिव बनते हैं। और उस समय जो गवर्नर होते हैं भारत के वो कौन होते हैं? लॉर्ड डफरिन होते हैं। और लॉर्ड डफरिन के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। और जब पहला अधिवेशन होता है वो कब होता है? 1885 में होता है। और उसके प्रथम हिंदू अध्यक्ष कौन बनते हैं? व्योमकेश चंद्र बनर्जी बनते हैं। और उस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों द्वारा इसमें भाग लिया जाता है। तो प्रथम अगर हम बात करें प्रथम अधिवेशन कब होता है? 1885 में होता है। और उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? व्योमकेश चंद्र बनर्जी जी करते हैं। और एओ ह्यूम वहाँ उसके सचिव बनते हैं। फिर प्रथम पारसी अध्यक्ष की अगर बात करें तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी बनते हैं। और ये 1886 में ये आपका अधिवेशन होता है और ये कलकत्ता में अधिवेशन होता है। फिर तीसरा अगर हम बात करें तो 87 में होता है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। और ये मद्रास में आपका होता है। कहाँ पर होता है? मद्रास में। तो पहला होता है बम्बई में, दूसरा कोलकाता में और तीसरा मद्रास में। और चौथे की अगर बात करें तो 1888 में होता है। और ये कहाँ होता है? ये होता है इलाहाबाद में। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बनते हैं जॉर्ज यूले बनते हैं। ठीक है। और ये कहाँ पर होता है? इलाहाबाद में होता है आपका। ठीक है। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनती हैं? एनी बेसेंट बनती हैं। कब बनती हैं? 1917 में बनती हैं। और ये अधिवेशन कहाँ होता है आपका? कलकत्ता में ये अधिवेशन होता है। अगर हम बात करें कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनती हैं? सरोजिनी नायडू जी बनती हैं। और सरोजिनी नायडू कब बनती हैं? 1925 में बनती हैं। और कहाँ बनती हैं? कानपुर अधिवेशन में जो है ये अध्यक्ष बनती हैं। अगर हम बात करें सबसे जो युवा अध्यक्ष रहे वो कौन रहे? अब्दुल कलाम आज़ाद जी रहे। और ये कब अध्यक्ष बने? 1923 में ये अध्यक्ष बनते हैं। और ये दिल्ली में आपका जो है अधिवेशन होता है। गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की है, वो कहाँ की है? बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की है। और कब की है तो अगर पूछा जाता है तो 1924 में की है। कब की है? 1924 में की है। और अगर पूछे तो गांव में अधिवेशन एकमात्र हुआ है फैजपुर अधिवेशन। ये इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई है। और ये अधिवेशन कब होता है? 1937 में होता है। अगर हम फटाफट अगर इसका हम रिवीजन करते हैं तो रिवीजन देख लेते हैं एक बार फटाफट कि आपका जो स्थापना होती है वो 28 दिसंबर 1885 को होती है। और 1885 में जब इसकी स्थापना होती है तो 1885 में पहला अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और वो बम्बई में होता है। उसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं? प्रथम अध्यक्ष बनते हैं व्योमकेश बनर्जी जी बनते हैं। और जो है 1885 में होता है, बम्बई में होता है। अगर प्रथम पारसी अध्यक्ष की बात करें तो दादा भाई नौरोजी बनते हैं, 1886 में होता है। और ये आपका कोलकाता में होता है। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष 87 में बनते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। और ये मद्रास में आपका होता है। और अगर हम बात करें 1888 में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बनते हैं जॉर्ज यूले। और ये होती है आपकी 1888 में इलाहाबाद के अंदर आपका होता है। और ये उत्तर प्रदेश में होने वाला प्रथम अधिवेशन होता है। फिर अगर हम बात करें कि प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 में बनती हैं एनी बेसेंट जी, जहाँ पर कोलकाता में ये अधिवेशन होता है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं सरोजिनी नायडू जी। कब बनती हैं? 1925 में बनती हैं। और ये कानपुर अधिवेशन होता है। और सबसे युवा अध्यक्ष दिल्ली में अधिवेशन होता है 1923 में। और अध्यक्ष बनते हैं सबसे युवा अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद जी। और गांधी जी अध्यक्षता एकमात्र करते हैं बेलगांव अधिवेशन की करते हैं। और 1924 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
अधिवेशन होता है और गांव में एकमात्र अधिवेशन हुआ फैजपुर में हुआ और जवाहरलाल नेहरू जी इसकी अध्यक्षता करते हैं और कब करते हैं 1937 में करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व का मानचित्र निर्माणकर्ता सर्वप्रथम कौन हुआ था? तो पूछा जाता है कि विश्व का जो मानचित्र है इसका निर्माण सबसे पहले किसने किया था? तो आपके ऑप्शंस हैं स्ट्रैबो, मार्टिन बेहम, वॉन हम्बोल्ट या अलेक्जेंडर। जो अलेक्जेंडर थे किसके द्वारा किया गया था? तो आपके आंसर हो जाता है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर के द्वारा जो है आपका जो विश्व का मानचित्र है इसके द्वारा सबसे पहले निर्माण किया गया था। कुछ जो है अगर हम बात करें जो कुछ जनक और उनके बारे में कौन इसका जनक रहा, तो अगर हम बात कर लेते हैं तो भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो भूगोल का जनक माना जाता है हिकेटियस को। हिकेटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। वर्तमान भूगोल का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को माना जाता है। अगर बात करें तो विश्व ग्लोब, यहाँ पर अगर ब्लॉक थोड़ा गलत लिख गया है, तो विश्व ग्लोब मतलब विश्व ग्लोब का निर्माता किसे माना जाता है? तो मार्टिन बेहम को जो है विश्व ग्लोब का निर्माणकर्ता माना जाता है। महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा दिया गया था। और स्टडी स्टेट थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? थॉमस गोल्ड एवं हार्मन बॉडी के द्वारा जो है स्टडी स्टेट थ्योरी दी गई थी। अगर हम बात करें दोलन सिद्धांत या किसके द्वारा दिया गया था, तो एलन सेंडेजा के द्वारा दिया गया था। और स्फीति सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? एलन गूथ के द्वारा जो है स्फीति सिद्धांत आपका दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माओरी नामक जनजाति किस देश अथवा क्षेत्र में पाई जाती है? तो आपके ऑप्शंस हैं न्यूजीलैंड, अरब, अमेरिका या अफ्रीका। तो जनजातियों से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सही हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर 1 न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में जो है माओरी नामक जनजाति पाई जाती है। अगर हम कुछ विश्व की प्रमुख जनजातियां और उनके जो है निवास स्थल के बारे में अगर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा इसको बोर्ड करके, तो देखें अगर तो एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? ग्रीनलैंड में पाई जाती है। ग्रीनलैंड और कनाडा में पाई जाती है। और वेदास श्रीलंका में पाई जाती है। और माओरी आपकी कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में पाई जाती है। यूकादिर आपकी साइबेरिया में पाई जाती है। और बुशमैन जनजाति और कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। और जो बोरो जनजाति है ये कहाँ पर पाई जाती है? ब्राज़ील में पाई जाती है। और हैदा नामक जो जनजाति है आपकी वो अमेरिका में पाई जाती है। और जुल्लू नामक जो जनजाति है वो अफ्रीका का नेटाल प्रांत है वहाँ पर पाई जाती है। आपको याद होगा भारतीय मॉडर्न हिस्ट्री में जो बहुत ही मान्यता रहे महात्मा गांधी जी, उनको जो जुल्लू पदक मिला था, तो जो है जुल्लू जनजाति की सेवा करने पर अफ्रीका में उन्हें जो है जुल्लू पदक से सम्मानित किया गया था। और पिग्मिस जो है ये कांगो बेसिन में पाई जाने वाली आपकी जनजाति है। अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसको फटाफट रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं, तो अगर देखें तो प्रमुख जनजाति और उनके निवास स्थल, तो एस्किमो आपकी कहाँ पे है? ग्रीनलैंड कनाडा पर, वेदास श्रीलंका में, और माओरी न्यूजीलैंड में, यूकादिर साइबेरिया में, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती हैं, बोरो ब्राज़ील में, हैदा आपकी अमेरिका में, जुल्लू आपकी अफ्रीका का जो नेटाल प्रांत है वहाँ पर, और पिग्मिस आपकी कांगो बेसिन में पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो महेश्वर परियोजना का संबंध किस नदी से है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 चंबल नदी, ऑप्शन नंबर 2 नर्मदा नदी, या ऑप्शन नंबर 3 बरगी नदी, या ऑप्शन नंबर 4 सोन नदी। तो जो महेश्वर परियोजना है ये आपकी कहाँ पर है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी आपका सही जो है आंसर हो जाता है। जो नर्मदा नदी पर जो है आपका ये महेश्वर परियोजना स्थित है। अगर हम कुछ परियोजनाएं नदी घाटी परियोजना और उनसे जो संबंधित नदियां हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, तो जो कुछ आपकी इम्पोर्टेंट यहाँ पर दी हुई हैं, जैसे कि दुल्हस्ती आपकी कहाँ पर है? सतलज नदी पर, और बगलिहार आपकी कहाँ है? चिनाब नदी पर है। तुलबुल उरी कहाँ पर है? तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना कहाँ पर है? झेलम नदी पर है। तिलैया परियोजना कहाँ पर है? बराकर नदी पर है। और बाण सागर परियोजना कहाँ पर है? सोन नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। और फरक्का परियोजना आपकी कहाँ पर है? गंगा नदी पर है। और उकाई परियोजना का संबंध किस नदी से? ताप्ती नदी से। और टिहरी बैराज का संबंध भागीरथी जो है नदी से है। अगर एक बार रिवाइज कर लें फटाफट, तो जो आपकी अगर हम बात करें दुल्हस्ती, सतलज, बगलिहार कहाँ पर है? जो है चिनाब नदी से। तुलबुल उरी किस नदी से? झेलम नदी से। और तिलैया परियोजना का संबंध बराकर नदी से।
बाणसागर परियोजना का संबंध सोन नदी से, सरदार सरोवर परियोजना का संबंध नर्मदा नदी से, फरक्का परियोजना का संबंध गंगा नदी से, उकाई परियोजना का संबंध जो किससे है, ताप्ती नदी से है, और टिहरी बैराज परियोजना का संबंध भागीरथी के द्वारा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है कि बैंकों से ये प्रश्न है आपका, इकोनॉमिक्स से प्रश्न आ जाता है कि वर्तमान में भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शंस हैं 10, 12, 18 या 20। तो आपके ऑप्शन सही हो जाता है कि 12 कितनी है, वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंकों की संख्या है वो कितनी है, 12 है। आइए कुछ हम जो है भारतीय बैंकिंग सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो भारतीय बैंकिंग सिस्टम के बारे में, तो भारतीय जो रिजर्व बैंक है आरबीआई है, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है, 1 जनवरी 1949 को किया जाता है। फिर अब क्वेश्चन आता है कि किस आयोग की सिफारिश पर जो है इसकी स्थापना की गई थी, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम पूछें तो आरबीआई की जो मुख्यालय कहाँ पर है, तो आरबीआई का मुख्यालय आपका मुंबई में है। और पहले जो इसके गवर्नर थे वो ओसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे, ओसबॉर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख जी पहले भारतीय गवर्नर थे। वर्तमान में कौन से हैं, तो वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। अगर हम बात करें तो भारत का जो पहला व्यापारिक बैंक रहा वो कौन सा रहा, बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1786 में की गई थी। सीमित दायित्व का प्रथम भारतीय बैंक कौन सा रहा, वो अवध कमर्शियल बैंक था। इसकी स्थापना 1881 में की गई थी। पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित बैंक जो है पंजाब नेशनल बैंक था। इसकी स्थापना क्या थी, 1894 में की गई थी। अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास, इन सभी का जो विलय करने के बाद 1921 में किसकी स्थापना की जाती है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1 जनवरी 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कुछ जानकारी थी आपकी जो भारतीय बैंकिंग सिस्टम की, जिसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होता है। राष्ट्रीयकरण कब होता है, 1 जनवरी 1949 को। और किसकी आयोग की स्थापना पर, हिल्टन आयोग की जो सिफारिश पर इसकी स्थापना की जाती है। मुंबई, इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। और पहले गवर्नर कौन होते हैं, ऑसबॉर्न स्मिथ होते हैं। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, और पहले जो गवर्नर इसमें जो वर्तमान में गवर्नर है वो कौन है, शक्तिकांत दास होते हैं। प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख और वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। पहला व्यापारिक बैंक, बैंक ऑफ इंडिया 1786 में स्थापना होती है। सीमित दायित्व का प्रथम बैंक अवध कमर्शियल बैंक होता है, 1881 में स्थापना की जाती है। पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा जो प्रतिबंधित बैंक है वो जो कौन सा है, जो बैंक ऑफ पंजाब है, पंजाब नेशनल बैंक, ये 1894 में इसकी स्थापना होती है। और बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रासा, अगर हम बात करें इनका विलय करके 1921 में एक बैंक की स्थापना की जाती है जिसका नाम पड़ता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका 1 जनवरी 1955 में इंपीरियल बैंक इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण किया जाता है उसका नाम रख दिया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में किसे जाना जाता है, मतलब कि जो प्राक्कलन समिति है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन हो जाता है। तो आपके ऑप्शन हैं लोक लेखा समिति, कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति या ग्रंथालय समिति। तो बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो है आपकी, इसका आंसर हो जाता है। तो जो प्राक्कलन समिति है उसको जुड़वा बहन के रूप में किसे जाना जाता है, लोक लेखा समिति को जाना जाता है। आइए कुछ जो है संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि आपको पता है कि हम धीरे धीरे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हर वीडियो में, अगर आपने इससे पहले की 4 वीडियो को नहीं देखा है तो आपको जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, और जो शुरुआत से वीडियो हैं उनको आप ज़रूर देखें और आपको काफ़ी लाभ मिलेगा उससे रिलेटेड। और वहाँ पर भी हम लोगों ने जो है लगभग सभी सेगमेंट को कवर करते हुए क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। वहाँ पर भी आपको जो है संविधान से रिलेटेड जो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं या सभी संबंधित प्रश्न मिलेंगे। आइए देखते हैं कुछ प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 239 के बारे में, तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन के बारे में यहाँ पर इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 243 की बात करें तो ग्राम पंचायतों का प्रशासन एवं गठन 243 में बताया गया है। 249 की मैं बात करें तो राज्यसभा द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना, ये आर्टिकल
जो है आपका 249 हो जाता है। अगर हम आर्टिकल 263 अनुच्छेद 263 की बात करें तो अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में बात आती है। अनुच्छेद 266 अगर बात करें तो ये आपका संचित निधि से संबंधित है। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि के बारे में है। ये इस बार जो पीसीएस की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था, पीसीएस परीक्षा आपकी जो 2021 थी। अनुच्छेद 2080 की अगर अनुच्छेद 280 की अगर हम बात करें, क्षमा चाहेंगे, अनुच्छेद 280 की बात करें तो वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 300 का ये संपत्ति का अधिकार है, जो कि अब एक विधिक अधिकार है। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो आपका प्रश्न ये फिजिक्स से हो जाता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, निम्न में से जो है किसका मात्रक जो है प्रकाश वर्ष है? तो समय का, दूरी का, बल का या विद्युत धारा का? तो आप सभी को पता है जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी का मात्रक है। किसका है? दूरी का मात्रक है आपका प्रकाश वर्ष। आइए हम कुछ जानकारी लेते हैं। तो कुछ अदिश राशियों और सदिश राशियों को सबसे पहले याद कर लेते हैं। तो कुछ अदिश राशियों की अगर हम बात करें तो द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय और ऊर्जा। मतलब द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, ये सभी कैसी राशियां हैं? आपकी अदिश राशियां हैं। सदिश राशियों की अगर हम बात करें तो विस्थापन, बल, त्वरण, वेग, संवेग और दाब, ये सभी कैसी राशियां हैं? सदिश राशियां हैं। एक बार फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं जो है आपका कौन कौन सी अदिश राशियां हैं, कौन सी सदिश राशियां हैं। तो अगर हम देखें तो जो अदिश राशियों की अगर हम बात करें तो अदिश राशियाँ आपकी जो द्रव्यमान हो गया, चाल, आयतन, कार्य, समय और ऊर्जा, ये सभी क्या है? अदिश राशियाँ हैं। विस्थापन, बल, त्वरण, वेग, संवेग और दाब, ये सभी कैसी राशियाँ हैं? सदिश राशियाँ हैं। अगर हम बात करें तो एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15, मतलब 9.46 गुणे 10 की पावर 15, मतलब 10 की घात 15 जो ये आपकी मीटर एक प्रकाश वर्ष की जो वैल्यू होती है। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो होता है पार्सेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पार्सेक होता है। और एक पार्सेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो 3.26। कितने होते हैं? 3.26 लाइट ईयर होते हैं। और बल के दो मात्रक होते हैं, न्यूटन और डाइन। एक न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होता है। क्या होता है? एक न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होता है। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़े, तांबे के बर्तनों को लंबे समय तक आर्द्र वायु में खुला रखने पर उन पर एक हल्का हरा पदार्थ जमा हो जाता है। यह हरा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा होता है? आपको बताना है कि जो तांबे के बर्तन होते हैं अगर उनको हवा में काफ़ी दिनों तक ऐसे खुला छोड़ दिया जाए तो उन पर एक हल्का हरा पदार्थ जम जाता है। आपने देखा होगा एक स्पॉट टाइप में ब्लैक और ग्रीन टाइप का एक हो जाता है। तो उस निम्न में से आपको ऑप्शंस में बताना है कि कौन से पदार्थ हरे पदार्थ के रूप में उनमें से होता है। तो ऑप्शन है आपके कॉपर हाइड्रोक्साइड या कॉपर कार्बोनेट या ए और बी दोनों का मिश्रण या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाता है ए और बी दोनों का मिश्रण। दोनों का मिश्रण के जो है हरे रंग पदार्थ का निर्माण करता है। अगर बात करें कि कुछ केमिस्ट्री के जो पूछे जाने वाले अच्छे प्रश्न हैं उनमें से आपके सामने कुछ तथ्य रखे गए हैं। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व क्या है? क्वेश्चन पूछाता है ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? हाइड्रोजन। सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ब्रह्मांड में हाइड्रोजन है। पृथ्वी की सतह में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन है। वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व नाइट्रोजन। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्युमिनियम है। सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम है। सबसे कठोर धातु आपकी क्रोमियम है और सबसे मजबूत धातु आपकी टंगस्टन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से आनुवांशिक बीमारी है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी बीमारी आनुवांशिक बीमारी है। ऑप्शन है आपके नंबर 1 ट्रैकोमा, ऑप्शन नंबर 2 गोनोरिया, ऑप्शन नंबर 3 वर्णांधता या ऑप्शन नंबर 4 एड्स। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 वर्णांधता। वर्णांधता एक प्रकार एक जो है आनुवांशिक बीमारी है। आइए हम कुछ जो है आविष्कार और उनके आविष्कारकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विटामिन की खोज पूछा जाता है किसके द्वारा की गई? तो विटामिन की खोज फंक के द्वारा की गई थी। अगर हम बात करें कि स्ट्रेप्टोमाइसिन की जो खोज है किसके द्वारा की गई है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसके द्वारा की गई है? तो बोम्समैन के द्वारा की गई है। प्रथम परख नली शिशु
जो प्रथम परस्पर शिशु है वो किसके द्वारा, तो एडवर्ड एवं स्टेप्टो। ये पिछले बार इसी बार जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम परस्पर शिशु किसके द्वारा जो है आविष्कार किया गया था, तो एडवर्ड एवं स्टेप्टो के द्वारा किया गया था। सल्फर ड्रग जो है डोगमैंक के द्वारा। इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी, बेटिंग के द्वारा की गई थी। बीसीजी का जो टीका था उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो यूरिन कोलमेट के द्वारा। चेचक का टीका किसके द्वारा खोजा गया, एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है चेचक का टीका खोजा गया था। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। अगर एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, विटामिन की खोज फंक के द्वारा, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज बोम्समैन के द्वारा, प्रथम परखनली शिशु की खोज जो है एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो के द्वारा, सल्फर ड्रग्स की खोज डोगमैंक के द्वारा, इंसुलिन की खोज बैटिंग के द्वारा की गई थी, बीसीजी की खोज यूरिन कोलमेट के द्वारा की गई थी, और चेचक का टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा, और पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। अगर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कीमोथेरेपी का उपयोग किसकी चिकित्सा में किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 एड्स, ऑप्शन नंबर 2 कैंसर, ऑप्शन नंबर 3 रेबीज, ऑप्शन नंबर 4 प्लेग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो कीमोथेरेपी है वो ऑप्शन नंबर 2 कैंसर के रोग में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करते हैं कुछ जो है महत्वपूर्ण यंत्रों के बारे में, तो पेसमेकर की अगर हम बात करें तो जो पेसमेकर है, पेसमेकर का उपयोग किस में किया जाता है, हृदय गति सामान्य करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सीटी स्कैन की बात करें तो संपूर्ण शरीर में किसी जो असामान्य विकृति का पता लगाने के लिए किया जाता है। ईसीजी का प्रयोग हृदय से संबंधित है। ईईजी का संबंध मस्तिष्क से संबंधित है। और ऑटो एनालाइजर का अगर बात करें तो ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच के लिए जो है ऑटो एनालाइजर का उपयोग किया जाता है। एमआरआई का अगर हम देखें संबंध किससे, तो संपूर्ण शरीर में किसी असामान्य या जो विकृति का पता लगाने का प्रयोग भी एमआरआई का किया जाता है। अगर हम बात करें, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, पेसमेकर का उपयोग हृदय गति को सामान्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सीटी स्कैन का जो है संपूर्ण शरीर में कोई असामान्य स्थिति या विकृति का पता लगाने के लिए। ईसीजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, हृदय से संबंधित है ये। और ईईजी का उपयोग मस्तिष्क से संबंधित है। और ऑटो एनालाइजर का उपयोग ग्लूकोज, यूरिया या कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच के लिए किया जाता है। और एमआरआई का उपयोग आपके जो संपूर्ण शरीर में कोई असामान्य विकृति हो जाए उसके लिए पता लगाने के लिए इससे जांच की जाती है। अगर अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो एक कप से संबंधित प्रश्न है कि अमृत दीवान का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर 1 क्रिकेट से, बैडमिंटन से, फुटबॉल से या हॉकी से। तो अमृत दीवान जो कप है आपका, ये किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। आगे कुछ कप और उनसे संबंधित खेलों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करें कि आगा खां कप, बेटन कप, लेडी रतन टाटा कप या वेलिंगटन कप, इनका संबंध किससे है, हॉकी से है। कौन सा, फिर से देखेंगे एक बार, आगा खां कप, बेटन कप, लेडी रतन टाटा कप या वेलिंगटन कप, इनका संबंध किससे है, हॉकी से है। डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, इनका संबंध किससे है, फुटबॉल से है। अगर हम बात करें कुछ क्रिकेट की महत्वपूर्ण ट्रॉफियां, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी या देवधर ट्रॉफी, इनका संबंध किससे है, क्रिकेट से है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट बैडमिंटन की बात करें तो नारंग कप, चड्ढा कप या अमृत दीवान कप का संबंध किससे है, बैडमिंटन से है। राधा मोहन कप का संबंध पोलो से है। राइडर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, इसका संबंध किससे है, गोल्फ से है। और चाइना कप का संबंध किससे है, जिम्नास्टिक से है। अगर हम जो है इसका रिवीजन करते हैं तो आगा खां कप, बेटन कप, लेडी रतन टाटा कप और वेलिंगटन कप, इनका संबंध किससे है, इनका संबंध आपका हॉकी से है। डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी या आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी का संबंध किससे है, आपका फुटबॉल से है। अगर हम बात करते हैं रणजी ट्रॉफी या ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी या देवधर ट्रॉफी, इसका संबंध किससे है, क्रिकेट से है। अगर हम बात करें नारंग कप, चड्ढा कप, अमृत दीवान कप, इनका संबंध किससे है, बैडमिंटन से है। राधा मोहन का संबंध जो है पोलो से है। और राइडर कप
का संबंध, और प्रिंस ऑफ वेल्स का कप किससे है? गोल्फ से। जैसे राइडर कप या प्रिंस ऑफ वेल्स कप कौन खेलता है? गोल्फ खेलते हैं। और चाइना कप का संबंध किससे है? जिम्नास्टिक्स से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1980, 1984, 1986 या 2000। तो आप सभी को पता होगा जो भारतीय खेल प्राधिकरण है इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें भारतीय जो खेल जगत से संबंधित हैं, जैसे कि क्रिकेट से ज़्यादातर। तो भारतीय खेल प्राधिकरण की जो स्थापना है वो 1984 में की गई थी। 1984 में इसकी स्थापना की जाती है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसके हेड कौन है? संदीप प्रधान है। इसके हेड कौन है इस समय? संदीप प्रधान है। वहीं पर देखें तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 में की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है और इसके हेड हैं सौरभ गांगुली और सीईओ कौन है? हेमांग अमीन है। वहीं पर अगर हम आईसीसी की बात करें तो आईसीसी के इस समय हेड कौन है? आईसीसी की हेड है ग्रेग बर्कले। कौन है? ग्रेग बर्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। और अगर हम बात करें इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है आपका दुबई में। कहाँ है? दुबई में इसका मुख्यालय। स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। 1909 में इसकी स्थापना की जाती है। अगर बात करें तो कितने देश अभी क्रिकेट खेलते हैं, तो लगभग 105 देश वर्तमान में क्रिकेट खेलते हैं। अगर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ है? इसके ऑप्शंस हैं आपके। नंबर 1 जिनेवा, नंबर 2 लंदन, नंबर 3 न्यूयॉर्क, नंबर 4 वियना। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 लंदन। लंदन में आपका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थापित है। कुछ संगठन और उनके मुख्यालय की अगर हम चर्चा कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिए हैं जो कि पिछले कुछ एग्जाम्स में आ चुके हैं या आने की संभावनाएं हैं, जो कि वर्तमान में जुड़े हुए हैं वर्तमान के समसामयिक घटनाओं के साथ में। तो आप सभी लोग एक बार इसको नोट जरूर कर लीजिएगा और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे जो है आपको बहुत जल्दी आपके दिमाग में ये तटस्थ हो जाए। पहले अगर हम बात करें जो आईएलओ है, आईएलओ का अगर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आईएलओ की स्थापना का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जिनेवा में है। और 1 मई को इसकी स्थापना होती है। 1 मई को आपका श्रमिक दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन संगठन की अगर हम बात करें तो मैड्रिड में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका जो मुख्यालय है वो रोम इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में है। अरब लीग का जो आपका मुख्यालय है वो काहिरा में है। इंटरपोल का मुख्यालय आपका लियोन फ्रांस में है। और कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है। और आपका जो चोंगम राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन का जो कहाँ पर है? ये स्ट्रासबर्ग जर्मनी में है। अगर हम बात करें आईएलओ के जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। और विश्व पर्यटन संगठन मैड्रिड स्पेन। और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका जो मुख्यालय है रोम इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का भी मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में स्थापित है। यूनेस्को का पेरिस में है। अरब लीग का काहिरा में है। और इंटरपोल का आपका लियोन फ्रांस में है। और कॉमनवेल्थ का लंदन में है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपने पहली बार सुना होगा, चोगम राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन, जो कि यह सम्मेलन अभी हाल फिलहाल में हुए थे, इनका जो मुख्यालय है वो स्ट्रासबर्ग जो कहाँ पर है? जर्मनी में है। अगले प्रश्न की ओर अगर हम देखें तो कुछ दिवसों से संबंधित है। विश्व उपभोक्ता दिवस, अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस है 8 मार्च, 10 मार्च, 15 मार्च या 21 मार्च। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर 3 15 मार्च। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें कुछ मार्च महीने के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, तो देखते हैं कि जो विश्व वन्य जीव दिवस है वो कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व खुशहाली दिवस और या विश्व गौरैया दिवस आपका 20 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। और संरक्षण दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व टीवी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च को मनाया जाता है।
एक बार हम इसको रिवाइज करेंगे। विश्व वन्यजीव कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। विश्व खुशहाली दिवस या विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। संरक्षण दिवस 22 मार्च को। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव शहीदी दिवस 23 मार्च को। विश्व टीवी दिवस 24 मार्च को और विश्व थिएटर दिवस 27 मार्च को आपका मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय थल सेना का विशेष प्रशिक्षण संस्थान क्षमा चाहेंगे, जो भारतीय थल सेना का विशेष प्रशिक्षण संस्थान डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 खड़गवासला, ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 वेलिंगटन या ऑप्शन नंबर 4 देहरादून। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 वेलिंगटन। वेलिंगटन में जो है आपका भारतीय थल सेना का जो विशेष प्रशिक्षण संस्थान है, मतलब डिफेंस सर्विसेज स्टाफ, ये कॉलेज आपका वेलिंगटन में स्थापित है। अगर हम बात करें कुछ प्रमुख थल सेना प्रशिक्षण जो संस्थान है कहाँ कहाँ पर है, अगर हम बात करें जो नेशनल डिफेंस अकादमी है, नेशनल डिफेंस अकादमी आपकी खड़गवासला में स्थापित है। इंडियन मिलिट्री अकादमी आपकी देहरादून में है। इन्फेंट्री स्कूल कहाँ पर है? मऊ में है। और नेशनल डिफेंस कॉलेज दिल्ली में स्थापित है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो नेशनल डिफेंस अकादमी है वो खड़गवासला में है। इंडियन मिलिट्री अकादमी आपकी देहरादून में है। इन्फेंट्री स्कूल कहाँ पर है? मऊ में है। और नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ पर है? दिल्ली में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। त्वरित कार्य बल अर्थात RAF निम्न में से किसका भाग है? आपके ऑप्शंस हैं CISF, NSG, CRPF या PAC। जो आपका रैपिड एक्शन फोर्स है वो निम्न में से किसका भाग है? तो आपको बता दूं कि ये आपका ऑप्शन हो जाता है, जो सही हो जाता है ये होता है CRPF। ये एक CRPF का भाग है। अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है अक्टूबर 1992 में होती है। CRPF का ये भाग है और अक्टूबर 1992 में इसकी आवश्यकता पड़ती है और इसकी स्थापना कर दी जाती है रैपिड एक्शन फोर्स, इसका फुल फॉर्म है। और इसका फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछा गया है। इस बार SI के पेपर में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा गया कि RAF का फुल फॉर्म क्या है। तो रैपिड एक्शन फोर्स इसका फुल फॉर्म है। अक्टूबर 1992 में इसकी स्थापना की गई थी और इस समय जो इसके महानिदेशक हैं वो RN मिश्रा हैं। कौन है? RN मिश्रा हैं। RN मिश्रा इसके महानिदेशक हैं वर्तमान में। वहीं पर अगर हम CRPF की बात करें तो 27 जुलाई 1939 में इसकी स्थापना की जाती है। आगे हम देख लेते हैं कि जो असम राइफल्स है, असम राइफल्स की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1835 में की जाती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आपका शिलोंग में है। असम राइफल्स का जो मुख्यालय है वो शिलोंग में है और इसको पूर्वोत्तर का प्रहरी, पर्वतीय लोगों जो पर्वत जो में रहने वाले लोग हैं उनका मित्र कहा जाता है। और अगर देखें तो इसका जो पूर्व नाम है प्रचार लेवी के नाम से भी जाना जाता है। CRPF की बात करें तो इसकी स्थापना 1939 में 27 जुलाई को होती है और इसका जो पूर्व नाम था वो ब्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था। इसका जो वर्तमान में मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थापित है? दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थापित है। अगर वहीं पर हम NCC की बात कर लें तो NCC की स्थापना आपकी 1948 में की गई थी और इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? एकता और अनुशासन है। आप सभी लोगों को ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे जो हमारा जो चैनल है वो बहुत दूर तक जाए। और आप लोग बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जैसे ही वीडियो डाली जाए, जैसे ही कोई कंटेंट दिया जाए आप लोगों को, तुरंत आप तक उसकी सूचना पहुंचे और आप तुरंत ही उसका लाभ उठा पाएँ। और आप सभी लोगों के लिए RRB NTPC और ग्रुप डी से रिलेटेड जितने भी जो एग्ज़ाम हैं, जो यहाँ पर स्टैटिक GK और आपका GA का और या GS का या आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपके लिए डाटा उपलब्ध कराया जाए और हमारी टीम लगातार इस पे काम कर रही है। तो आप सभी लोग अपना प्यार देते रहें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को दुरुस्त रखें, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं वो संपन्न हो चुके हैं और कहीं ना कहीं अब आप सभी लोगों के पेपर सभी
जो लगे हुए हैं वो बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकते हैं। इसी शुभ बात के साथ में हम आज अपने सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।